भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक माइलस्टोन है। यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ। 3 सितंबर 1939 को धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध ब्रिटेन द्वारा युद्ध की एक तरफा घोषणा तथा वायसरॉय लिनलिथगो द्वारा युद्ध में भारत के शामिल होने की घोषणा ने इसकी भूमिका तैयार की। लिनलिथगो ने यह घोषणा भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना की, जिसका उन्होंने विरोध किया और जिसके प्रत्युत्तर में प्रांतों की कांग्रेस सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और ब्रिटेन को उसके युद्ध प्रयासों में सहयोग देने से इनकार कर दिया। 8 अगस्त 1940 को भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रस्तावित लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव की असफलता के पश्चात मार्च 1942 में ब्रिटेन ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स भारत के लिए एक प्रस्ताव के साथ आए। इसमें भारतीय नेताओं से युद्ध की अवधि में ब्रिटिश सरकार को सहयोग देने की मांग की गई, जिसके बदले में कहा गया कि युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन भारत को डोमिनियन का दर्जा देगा। क्रिप्स प्रस्ताव में एक ऑप्ट आउट क्लाउज अर्थात बाहर निकलने का प्रावधान था, जिसके तहत प्रांतों को अनुमति दी गई कि यदि वे चाहें तो संयुक्त भारत का हिस्सा न बनने का विकल्प चुन सकते हैं। प्रस्ताव के इस प्रावधान का मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वागत किया, जिनकी पार्टी मुस्लिम लीग एक पृथक मुस्लिम बहुल राष्ट्र का गठन करना चाहती थी। मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जिन्ना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में स्पष्ट घोषणा की थी कि देश के मुस्लिम एक पृथक पाकिस्तान चाहते थे। पर इसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारत के किसी भी प्रकार के संभावित विभाजन की विरोधी थी, उसने इस प्रावधान को समझौते के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा माना। क्रिप्स प्रस्ताव के अनेक प्रावधानों से कांग्रेस नेताओं ने असहमति व्यक्त की और इस प्रकार स्टैफोर्ड क्रिप्स का मिशन असफल हो गया। गांधी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक कहा, a post dated check on a bank that was failing। उन्होंने अपने पत्र हरिजन में ब्रिटिश सरकार को संबोधित करते हुए कहा, Leave India to God. If that is too much, leave her to anarchy। उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, This orderly disciplined anarchy should go, and if as a result there is complete lawlessness, I would risk it। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्यकारी समिति की एक बैठक में ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर गांधी को आंदोलन प्रारंभ करने हेतु अधिकृत किया गया। यह सत्य है कि भारत छोड़ो अथवा क्विट इंडिया का प्रसिद्ध नारा कांग्रेस के समाजवादी नेता और बंबई के मेयर यूसुफ मेहर अली ने दिया था, पर इस नारे को व्यापक लोकप्रियता 8 अगस्त 1942 को गांधी द्वारा अपने भाषण में इसका उपयोग करने के बाद ही मिली, जिसके बाद यह आंदोलन का मुख्य नारा बन गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गोवालिया टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। अधिवेशन में गांधी ने अपना डू और डाई अर्थात करो या मरो वाला ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, द मंत्र इज डू और डाई। वी शैल आइदर फ्री इंडिया or die in the attempt। We shall not live to see the perpetuation of our slavery। उन्होंने यह भी कहा,
Let every Indian consider himself to be a free man. Mere jail going would not do. यह वही गांधी थे जिन्होंने नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष में इंग्लैंड के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने की बात कहते हुए 1940 में ब्रिटेन की लड़ाई के दौरान कहा था, He did not seek to raise an independent India from the ashes of Britain. 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश सरकार द्वारा डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में रखा जा सकता था, उसका प्रयोग करते हुए गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद एवं वल्लभ भाई पटेल सहित कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर अहमदनगर किले में बंद कर दिया गया। गांधी की उम्र एवं विश्वव्यापी आलोचना के भय से ब्रिटिश सरकार ने गांधी को पुणे स्थित आगा खां के समर पैलेस में रखा। वरिष्ठ एवं शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति में अधिवेशन की अध्यक्षता अरुणा आसफ अली ने की। भारत सचिव लियोपोल्ड एमिरी, जो भारतीय स्वतंत्रता के विरोधी थे, उन्होंने एक रेडियो प्रसारण में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी को उचित ठहराया और कहा कि इससे आंदोलन हिंसात्मक होने से बच जाएगा। पर अमेरिका के इस प्रसारण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और छात्रों तथा नौजवानों के नेतृत्व में आंदोलन शीघ्र ही अत्यंत उग्र हो गया। संपूर्ण उत्तर भारत, विशेषकर बिहार, बंगाल, संयुक्त प्रांत एवं महाराष्ट्र के गांव, नगर, हर जगह विरोध प्रदर्शन, हिंसा, प्रतिहिंसा एवं तोड़फोड़ की घटनाएं प्रारंभ हो गईं। आंदोलनकारियों ने टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के तार, रेलवे स्टेशन, रेलवे की पटरियों, पुल, डाकघर, सरकारी कार्यालयों, कचहरी, पुलिस थानों के साथ साथ अंग्रेज अधिकारियों को लक्ष्य कर हमले किए और अपना आक्रोश व्यक्त किया। जॉन एफ रिडिक के आकलन के अनुसार 9 अगस्त से 21 सितंबर के मध्य 550 डाकघर, 250 रेलवे स्टेशन, रेलवे की अनेक पटरियां, 70 पुलिस स्टेशन एवं 85 सरकारी भवनों पर हमले किए गए। इस अवधि में टेलीग्राफ के तारों को काटने की लगभग 2500 घटनाएं हुई। वायसरॉय लिनलिथगो ने 31 अगस्त को विंस्टन चर्चिल को भेजे गए अपने टेलीग्राम में आंदोलन के विषय में कहा, By far the most serious rebellion since 1857. ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति के परिणाम स्वरूप 6-7 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन में जन संघर्ष का एक महत्वपूर्ण चरण समाप्त हो गया। किंतु इसी बीच छात्रों, नौजवानों एवं समाजवादी नेताओं द्वारा भूमिगत आंदोलन का गुप्त रूप से एक देशव्यापी नेटवर्क तैयार कर लिया गया, जिसका उद्देश्य जगह जगह तोड़ फोड़ करने के साथ ही गुप्त रेडियो स्टेशन चलाना एवं प्रतिबंधित साहित्य का प्रकाशन एवं वितरण करना था। भूमिगत आंदोलन के नेताओं में अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अच्युत राव पटवर्धन आदि प्रमुख रूप से सक्रिय थे। भूमिगत आंदोलन आंदोलनकारियों का मनोबल बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुआ और कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में भी करो या मरो की प्रतिध्वनि वायुमंडल में गूंजती रही। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत आंदोलनकारियों द्वारा गुप्त रूप से अनेक पत्र पत्रिकाएं, बुलेटिन एवं पैम्फलेट्स की हस्तलिखित एवं साइक्लोस्टाइल प्रतियां प्रकाशित या तैयार की गईं। इनमें डू और डाई, विप्लवी, बागी, मुक्तिदूत, मेदिनीपुर कथा, गया, स्वतंत्र भारतम, कांग्रेस बुलेटिन,
कांग्रेस प्रचार पत्र, 12 पॉइंट प्रोग्राम आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ब्रिटिश सेंसरशिप से बचने के उद्देश्य से गुप्त रूप से प्रकाशित एवं प्रसारित इस साहित्य ने जन प्रतिरोध को सुदृढ़ किया और भारतीयों का मनोबल बनाए रखने में सफलता पाई। कांग्रेस रेडियो या आजाद रेडियो एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था जिसे उषा मेहता द्वारा संचालित किया गया था। लगभग 3 महीने तक बंबई से संचालित कांग्रेस रेडियो ने प्रतिबंधित समाचार, गांधी के संदेश और देशभक्ति के गीत प्रसारित किए। कलकत्ता, अहमदाबाद और बिलासपुर जैसे शहरों में भी भूमिगत रेडियो स्थापित करने के कुछ सफल प्रयास किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों द्वारा कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में एक अल्पकालिक सरकार का गठन किया गया, जिसने जिलाधिकारी को जिले का प्रशासन आंदोलनकारियों को सौंप देने के लिए विवश कर दिया। तामलुक जातीय सरकार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक में स्थापित एक स्वतंत्र समानांतर सरकार थी, जो दिसंबर 1942 से अगस्त 1944 तक चली। सतीश चंद्र सामंता के नेतृत्व में इसने पुलिस स्टेशन एवं न्यायालय के साथ साथ विद्युत वाहिनी नामक अपनी सशस्त्र सेना गठित की और सितंबर 1944 तक प्रभावी रूप से शासन किया। अगस्त 1943 से मई 1946 तक नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार अथवा समानांतर सरकार ने लगभग 150 से अधिक गांवों में अपनी समानांतर प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायालय और पुलिस स्टेशन चलाए, जो 3 वर्ष 8 महीने तक सबसे लंबी अवधि तक चलने वाली सरकार बनी। उड़ीसा के तालचेर में चासी मुलिया राज की स्थापना हुई। चासी का अर्थ है किसान और मुलिया का अर्थ है मजदूर अथवा श्रमिक। यह किसानों और मजदूरों द्वारा संचालित एक समानांतर सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता आंदोलन में जनता की व्यापक भागीदारी थी। इसमें स्कूल एवं कॉलेजों के छात्र छात्राओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। श्रमिकों ने आंदोलन के दौरान लंबी अवधि तक हड़ताल किए एवं पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई का सामना किया। आंदोलन में हर स्तर के किसानों एवं छोटे जमींदारों ने भाग लिया। बड़े जमींदारों ने तटस्थता की नीति अपनाई और आंदोलन को दबाने में सरकार को सहयोग करने से इनकार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा अपनाते हुए आंदोलन का विरोध किया। जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन को कांग्रेस द्वारा हिंदुओं के वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास माना और मुसलमानों को आंदोलन से दूर रहने की अपील की। इसी प्रकार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। साम्यवादियों का मानना था कि आंदोलन ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में बाधा उत्पन्न करेगा, जिसे वे फासीवाद के प्रसार को रोकने हेतु आवश्यक मानते थे। 1941 में जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विश्व युद्ध को साम्राज्यवादी संघर्ष करने की बजाय जन युद्ध, पीपल्स वार कहना शुरू कर दिया था। यहां मैं अपनी बात को समाप्त करने के पूर्व बिहार की राजधानी पटना में अवस्थित शहीद स्मारक से संबंधित एक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। पटना सचिवालय के समक्ष अवस्थित इस स्मारक को सप्तमूर्ति भी कहा जाता है। यह स्मारक उन 7 निहत्थे
छात्र क्रांतिकारियों की स्मृति में बनाया गया है, जिन्होंने 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पर तिरंगा फहराने के प्रयास में अपनी जान की आहुति दे दी थी। अपनी कांस्य प्रतिमाओं के लिए ख्यात प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री देवी प्रसाद राय चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज सहित इन 7 शहीदों की कांस्य प्रतिमाएं बनाई, जिनका अनावरण 1956 ईस्वी में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। इन 7 शहीदों में उम्र में सबसे बड़े बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित खरांटी गांव के शहीद जगतपति कुमार थे, जो बिहार नेशनल कॉलेज पटना के विद्यार्थी थे। अन्य सभी शहीद 17 वर्ष या उससे भी कम उम्र के थे। वे 9वीं और 10वीं कक्षा के स्कूली छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन की शक्ति स्कूल और कॉलेज के यही छात्र थे। एक नया भारत जन्म लेता दिखाई पड़ रहा था, जिसके नायक स्कूल एवं कॉलेज के बच्चे थे, जिसे देश की स्वतंत्रता की खातिर मौत का भी खौफ नहीं था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रत्युत्तर बड़ी क्रूरता एवं निर्दयता से दिया गया। ब्रिटिश सेना विश्व युद्ध के कारण देश में सामान्य से अधिक संख्या में थी। जगह जगह उसकी तैनाती की गई ताकि आंदोलनकारी गतिविधियों को निर्दयता से कुचल दिया जा सके। कई स्थानों, विशेषकर संयुक्त प्रांत, बिहार एवं बंगाल में आंदोलनकारियों पर रॉयल एयर फोर्स के वायुयानों द्वारा मशीन गनों से गोलीबारी की गई। 1943 ईस्वी के अंत तक कई हजार आंदोलनकारी मारे गए। लगभग 60,000 गिरफ्तारियां हुई। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ साथ इन्हें भी विश्व युद्ध की पूरी अवधि तक बंदी बनाए रखा गया। यद्यपि गिरते स्वास्थ्य की वजह से गांधी को 6 मई 1944 को जेल से रिहा कर दिया गया। चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन अनेक स्थानों पर स्वतः स्फूर्त हुआ और कुछ स्थानों पर यह गोरिल्ला युद्ध के रूप में तब्दील हो गया, यह एक निश्चित तिथि को समाप्त नहीं हुआ। फिर भी इसे 1943 ईस्वी के अंत तक समाप्त हुआ माना जा सकता है। यद्यपि विरोध प्रदर्शन इसके बाद भी महीनों तक चलते रहे। यह सत्य है कि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका, पर इतिहासकारों का मत है कि इसे पूर्णतः असफल भी नहीं माना जा सकता है। आंदोलन ने विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशवाद को समाप्त करने की आवश्यकता को प्रमाणित कर दिया। विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक जन भावना, विशेषतः अमेरिकी जन भावना, भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी। ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य में यदि कोई विद्रोह होता है तो उससे निपटना उसके लिए सरल एवं सहज नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।